आज जनरल क्रिकेट में लगातार क्वेश्चंस के जवाब हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और आज सुबह ही पार्ट 1 हमने डाला। उसमें 10 जनों के हमने जो क्वेश्चंस थे उनके जवाब हमने दिए हैं। जो सवाल थंबनेल में ऑलरेडी आपने देखे होंगे, उसके बाद आपने वो वीडियो में कहीं सुनेंगे। आपने वो सवाल नहीं सुने, उनके आंसर्स नहीं सुने, तो जाकर प्लीज एक बार पार्ट 1 जरूर देखिए। क्या पता आपका क्वेश्चन वहां पर आंसर हो गया हो ऑलरेडी और आप यहाँ पर उस वीडियो को आप मिस आउट कर चुके हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं शायद आपके जहन में है, किसी और ने पूछ लिए तो उसका आंसर उस वीडियो में है। तो पार्ट 1 जरूर देखिए और उसके बाद अगर आप पार्ट 2 सुनने आए तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। खैर, पार्ट 2 में भी इस बार हमने 10 के बजाय 13 जनों को पिक किया है और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर हमने दिए पार्ट 2 में, और इसके बाद और भी फिर पार्ट 3 लेकर आएंगे, उसमें भी और बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस है वो हम पिक करेंगे। किन किन लोगों का क्वेश्चन हमने इस वीडियो में पिक किया है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, सबसे पहले उनके नाम बता देते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए कि हाँ हमारा किनका इसमें आंसर है और किनके आंसर्स नहीं है। जरूर देखिए, अगर बात करें नामों के तो सुजन गुरुगेन, सरोज पौडेल, प्रतीक्षा भट्टाराय, मनोज नेपाल, निक्को, प्रवेश पौडेल, फिनोमिनल मंजीत, मृणाल, जीवन, विश्व सापकोटा, खनाल असीम, विप्लव डॉन, एवरीथिंग हेयर और बस जी। तो ये जो नाम है, जो हमने अभी जो हैंडल्स के नाम है, जो हैंडल्स के नाम है जिन्होंने ये सवाल पूछे। बिल्कुल, एवरीथिंग हेयर ये भी एक हैंडल था जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो ये वो 13 जने हैं जिनके क्वेश्चंस के आंसर हमने इस वीडियो में देने हैं। शुरुआत करते हैं यार। यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा वो है, अगर हम देखें तो सुजैन गुरुगेन जी इन्होंने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि आईसीसी इवेंट्स पर, खास करके जो मेजर इवेंट्स है उसमें आईसीसी को बॉलर्स को फेवरेबल पिचेस बनाने चाहिए ताकि एसोसिएट टीम्स के भी फुल मेंबर्स को हराने के चांसेस जो हैं वो बेहतर हो जाए और दोनों को इक्वल चांसेस मिले एसोसिएट और फुल मेंबर को। देखिए, इसका जो सिंपल सा आंसर है, ये इक्वल चांस कहाँ है? अगर आप बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाकर एसोसिएट को चाहते हैं कि एसोसिएट को ज्यादा चांस मिले, फुलबॉल को मात देने की, इक्वल चांस तो तब होगा जब बैटिंग और बॉलिंग दोनों बराबर की हेल्प उस कंडीशन से मिलते हो। अगर तो फिर आपको ये डोलना चाहिए था कि इक्वली बैलेंस पिच हो तो कैसा है। अगर आप ये कहेंगे कि आईसीसी को इक्वली बैलेंस पिच बनाना चाहिए तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल उस तरह की पिचेस बनाना चाहिए जिसमें बैटिंग के लिए बहुत कुछ हो और बॉलिंग के लिए हो। लेकिन आपने यहाँ पे कहा है कि बॉलर्स फेवरेबल पिच अगर आईसीसी बनाए तो कैसा रहेगा, तो ये तो फिर एक तरफा हो गया। ये इक्वल कहाँ हुआ? ये इक्वल तो नहीं हुआ, तो फिर बॉलर्स फ्रेंडली हो जाएगा। जैसे कि हमें वर्ल्ड कप में देखने को भी मिला है, बहुत सारे मैच ऐसे हुए लो स्कोरिंग हुए, लेकिन बहुत सारे फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए फिर हमें हाई स्कोरिंग गेम भी देखने को मिलेगा। तो सिर्फ बॉलिंग फेवरेबल बना देना ये भी गलत है, सिर्फ बैटिंग फेवरेबल बना देना ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। ये तमाशा क्रिकेट के लिए अच्छा लगता है, लेकिन एक प्योर क्रिकेट के लिए ये दोनों ही ठीक नहीं रहेगा। कॉन्टेस्ट बैट और बॉल दोनों का होना चाहिए, इस तरह की पिच बनाई जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान के चलिए एवरेज स्कोर हो 140-160 के बीच वाला स्कोर, ये भी नहीं कि 105 बनाने में मशक्कत हो रही है और ये भी नहीं कि 200 पड़ रहे हैं। 140-160 के बीच का एवरेज टोटल उस तरह की, जैसे हमने वेस्ट इंडीज में कुछ पिचेस देखी है जो यहाँ पर दिखे हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा है आपने। ये इस तरीके के स्कोर में लड़ा जा सकता है, एसोसिएट भी काफी अच्छा कर सकते हैं अगर इस तरीके की पिच बनाए। बिल्कुल, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है वो सरोज पौडेल का है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर पेस बॉलर, लाइन लेंथ और स्पीड? जरूर, लाइन और लेंथ मस्ट है। स्पीड से आप ज्यादा नहीं कर सकते। स्पीड अगर देखेंगे आप, हारिस रऊफ के पास भी काफी स्पीड है, लेकिन लाइन और लेंथ और स्पीड नसीम शाह के पास भी है। तो आप जितना ज्यादा बेटर लाइन और लेंथ करेंगे उतना बेटर है और उतना बेहतर होगा। कई ऐसे बॉलर आए हैं, आप शॉन टैप को देख लीजिए, जब आए थे तो स्पीड का एक बहुत बड़ा एक बोलबाला लेकर आए थे अपने साथ की, 155 154 की डाल रहे हैं, बहुत फेम मिला था उन्हें स्पीड की वजह से। लेकिन क्या हुआ, कितना करियर गया। वहीं पर अगर आप देखें उनके हम वतन रियान हैरिस हैं, पीटर सीडर हैं, जो बहुत अच्छा जिन्होंने रेड बॉल में किया, लेकिन उनके पास इतनी स्पीड नहीं थी, उस तरीके की स्पीड नहीं थी। आप हेजलवुड को भी देखें, 140 जरूर क्लिक करते हैं वो, लेकिन 135 के अराउंड में ज्यादातर रहते हैं अगर बॉलिंग कराएं तो। इस तरीके लाइन और लेंथ कमाल का होता है वाकई में। चौथे स्टंप, लाइन लेंथ, गुड लेंथ, पिच के हिसाब से अपनी लेंथ को बदलना, ये बॉलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बजाय स्पीड के साथ आना 150 की। आप आ रहे हैं, आपकी लाइन अच्छी नहीं, लेंथ अच्छी नहीं है, लेकिन स्पीड के साथ अगर आपकी लाइन और लेंथ अच्छी है तो फिर आप कहीं नहीं, आप बहुत बड़े बॉलर बनेंगे। किसी भी बुमराह जैसे एग्जांपल है, नसीम शाह बहुत अच्छा है, 141 140 क्लिक बिल्कुल आउमन कहते हैं ये 141 to 142। पर लाइन और लेंथ सबसे मस्ट है। किसी मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ तो किसी बॉलर को स्पीड के पीछे नहीं भागना चाहिए, लाइन और लेंथ के पीछे।
बिल्कुल, अगर लाइन द लेंथ आपकी बेहतरीन है, आपने स्पॉट ऑन पकड़ी है, तो यकीन मानिए कोई भी बैट्समैन हो, आपने बहुत ही ज़्यादा तंग कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर यहाँ पर हम लेकर बैठे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन लाइन और लेंथ वर्सेस पेस में डेफिनेटली आपको लाइन और लेंथ ज़्यादा पहले दुरुस्त करने की जरूरत है, फिर आप पेस पे काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। पहली प्रायोरिटी लाइन और लेंथ को दें। उसके बाद बढ़ते हैं प्रतीक्ष भटारिया। जी हाँ, इनका जो क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि डोंट यू थिंक एशियन फैंस ओवर हाइप सम ऑफ देयर प्लेयर्स? क्या आपको लगता है कि एशियन फैंस जो है अपने प्लेयर्स को बहुत ओवर हाइप कर देते हैं? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि 2011 वर्ल्ड कप में धोनी की जो इनिंग थी उसको बहुत ज्यादा ओवर हाइप किया गया, लेकिन गौतम गंभीर की इनिंग जो है पूरी तरह से अंडररेटेड रह गई और बहुत ज्यादा ओवरशैडोड रह गई बाकी इनिंग्स के बदौलत। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एशिया में जो है इस चीज को आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा ओवर हाइप होती है। आपको याद होगा 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया जीत कर गया, एयरपोर्ट पे 5 से 6 लोग थे उनका वेलकम करने। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, वो वर्ल्ड चैंपियन जीत कर आए, इंडिया को इंडिया में हरा कर आए और ज्यादा कुछ खास रहा भी नहीं। तो वो इतना ज्यादा ओवर हाइप वहां पर नहीं किया जाता। अगर हम देखें जितना एशिया में किया जाता है, एक इनिंग आई है उसको लेकर दर्जनों पेजेस हो, इसमें सबका हाथ होता है, सिर्फ एक का नहीं, टीमों का नहीं, फैंस का हो, जी आपने फैंसी कहा है, फैंस का हो, स्पोर्ट्स पर्सन का हो, स्पोर्ट्स मीडिया का हो, स्पोर्ट्स पेजेस का हो, या फिर जो आजकल नए नए कोई भी उठकर आके पेज खोल देते हैं उनका हो, सबका मिलीजुली भगत होता है। और ये उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर हाइप किया जाता है, अपने अपने स्पेसिफिक के लिए ओवर हाइप करते हैं। जी हाँ। जैसे अगर टीम हार गई है या टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, नहीं विराट ने तो 80 किए, इसको हाइप करो। बिल्कुल बिल्कुल। टीम का लुटिया डूब गई है, बाबर ने आज 70 किए, इसको हाइप करो, उसको हाइप करो, पीक पे लेके जाओ। लेकिन जब वक्त आता है तो परफॉर्मेंस निकलती नहीं। तो ये चीज बहुत ज्यादा एशिया में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, कहीं पर भी आप देखिए एशियन गेम्स में बहुत ज्यादा इस चीज को हाइप किया जाता है। इसमें कोई डराई नहीं है, और खास करके इन जगहों पर कुछ ज्यादा ही हाइप किया जाता है, उसमें कोई हड़प की बात नहीं सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात यहाँ करते हैं मनोज नेपाल। जी हाँ, इनका क्वेश्चन जो निकल कर यहाँ पर आया था कि क्या आपको लगता है कि T20I और ODI की सेपरेट टीम होने से, नेपाल की सेपरेट टीम होने से टीम को बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा? एंड क्या लगता है? अब सेपरेट टीम पूरी बदल देना ये तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं। 5 से 6 प्लेयर आपके वो रहे तो बेहतर होगा। आप चाहेंगे कि पूरी एक सेपरेट बदले तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छे कुछ प्लेयर होते हैं जो हर फॉर्मेट को संभाल लेते हैं, और ये हम कई बार देख चुके हैं ऐसा वर्ल्ड क्रिकेट में। मेरे ख्याल से 5 प्लेयर्स ठीक रहेंगे। हम जरूर 5 प्लेयर कुछ अलग फॉर्मेट के डिफरेंट होने चाहिए, बस इतना काफी है। लेकिन सबको बदल देना, पूरी टीम ही चेंज कर देना, ये सॉल्यूशन तो कहीं से भी नहीं। बिल्कुल। उसके बाद इन्हीं का आगे इसमें एड ऑन था कि क्या नेपाल के बैट्समैन जो है वो टेक्निकली फिट है, जो उनकी टेक्निक रहती है शॉट वगैरह को लेकर, क्या वो फिट है? जी नहीं, पूरी तरह से फिट बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे स्किल्स अभी और डेवलप करने हैं, जैसे कि हमने बहुत सारी चीजें हमने अपने एनालिसिस में भी इस वर्ल्ड कप में कही थी। रोहित पटेल को जो बॉल डाली गई थी समसी को, वहां पर क्लियरली उनका टेक्निक एक्सपोज हुआ है। ऐसे बहुत सारी जगह, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और खास करके 50 ओवर में और इस पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो टेक्निक कंप्लीट फिट है, जिन्हें बिल्कुल कंप्लीट फिट तो बहुत बड़ी टीमों की भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ बेहतर हो जाए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी उस पर काम करने की जरूरत है। और ये आगे जोड़ा है कि और आर दे जस्ट प्लेइंग लॉफ्टेड लाइक दैट? जी हाँ, लॉफ्ट तो वो करते हैं, इसमें स्ट्रोक पे, जैसे पहले भी कहा है हमने कि नेपाल के जो बैट्समैन वो स्ट्रोक पे ज्यादा बिलीव करते हैं, बजाय कि मैं आराम से स्ट्राइक रोटेट करने को लेकर स्ट्रोक प्ले पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि 3 गेंदों में 4 रन कौन भागेगा यार, एक पे 4 मार खत्म करता हूँ ना। ये सोच नेपाल के बैट्समैन थोड़ी ज्यादा ही आ गई है, इसको ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ इनका एक और क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सबको अडॉप्ट किया। डू यू थिंक नेपाल क्रिकेट इज जस्ट ओवर हाइप और इज इट डिजर्विंग टू परफॉर्म एट दैट लेवल? देखिए 2023 में जो परफॉर्मेंस आपने दी है उससे इतना तो बनता है, जरूर उससे जो इतना तो बनता है वो कमाया। जी हाँ, वो आपने कमाया है। चाहे कहीं भी परफॉर्मेंस हुई आपने वो कमाया था। 12 में से 11 मैचेस जीतना, उसके बाद एशिया कप के लिए क्वालिफाई करना, फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर आपने खेला, फिर आप लेकिन सब जो ओवर हाइप वाली चीज है वो आपको तब ध्यान रखनी पड़ेगी जब टीम अवे में जाती है। जरूर जो चीजें घर में हुई है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब अवे में जाती है तो आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा कि नहीं, अवे में तो हमने ऐसा 2023 में कुछ नहीं किया था कि जो हम उसको लेकर हाइप करें। तो ये थोड़ी चीजें देखने की बात हो जाती है। ओवर हाइप तो बिल्कुल नहीं है, कुछ जगह पर ओवर हाइप किया गया है, कुछ प्लेयर्स को कुछ पेजेस के जरिए वो आप एज अ फैन आपको कहीं ना कहीं आंखें खोलनी पड़ेंगी। डेल क्रिकेट जैसे चैनल्स को की जो बातें हैं उसको आपको अपने ज़हन में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो फिर ओवर हाइप जैसी कोई चीज होगी नहीं। उसके बाद चलते हैं निक्को का अगला सवाल है। निक्को 999 उनका हैंडल है।
व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेलेक्टिंग एंड प्लेसिंग द ग्रुप्स ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप? जैसे यार वो फीफा और यूफा में जो ड्रॉ सिस्टम होता है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है इस पर कि फीफा से हम बार बार आईसीसी को कंपेयर करने लग जाते हैं। ऐसा ठीक नहीं है। आईसीसी चूहे की तरह है और फीफा शेर है। बिल्कुल सही कहा आपने, आईसीसी कुछ भी नहीं है फीफा के सामने। और ये क्रिकेटिंग जो प्यार करते हैं क्रिकेट से या जो ब्लाइंड है क्रिकेट में, उन्हें ही लगता होगा कि शायद हमने फीफा को हरा दिया, हमने यूफा को हरा दिया, कुछ नहीं। हमने इस कप को हरा दिया। ऐसा कुछ नहीं। तो फीफा हमेशा ऊपर ही रहेगा और आईसीसी को बहुत मेहनत करने की, बहुत मशक्कत करने की जरूरत है। चाटना छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले, बूट लेकिन छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर आप फीफा से की एक टेबल पर आ सकते हैं, वरना अभी तो बहुत दूर है। ये लॉस वॉल, ये रूल जो आप कह रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा ग्रुप वैसा ग्रुप, प्लीज कुछ नहीं होगा। बस दुआ करिएगा 20 से 16 टीमें ना हो जाए T20 वर्ल्ड कप में अभी 2 साल के अंदर। बस इतना ही काफी है, इतना ही आईसीसी करते हैं, उतना बहुत। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर क्या आपको ही पता है, वो बिग थ्री जो है सारे ऐसे कठपुतली से हिलाते रहते हैं, वो जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ड्रॉ सिस्टम की धज्जियां उड़ जाएगी, कोई खास चीज होगा नहीं, वो जो चाहेंगे वही चलता है यहाँ पर। उसके बाद लेकिन आज फीफा में ये सब नहीं चलता। इटली तो बाहर भी हो जाती है और कितनी बड़ी बड़ी टीमें रही है। खैर, प्रवेश पोड़ल, इनका अगला सवाल है, दिस वर्ल्ड कप इज टर्निंग पॉइंट फॉर नेपाल क्रिकेट टीम और नॉट? क्या ये T20 वर्ल्ड कप जो है ये नेपाल क्रिकेट के टर्निंग पॉइंट है या फिर नहीं? देखिए, टर्निंग पॉइंट ये बिल्कुल है, वो तभी हो पाएगा जब आप उस चीजों, आपने ये चीजें देखी होंगी कि इस वर्ल्ड कप से हम क्या क्या लेकर आए हैं और क्या क्या हमने गलतियां की। बिल्कुल, कि इतना तो तय है कि नेपाल टीम ने 3 मैच खेले, उसमें उन्होंने गलतियां भी की हैं। क्या उन गलतियों को मैनेजमेंट और कोच ने और कैप्टन ने और बाकी सब ने एक्सेप्ट किया? क्या माना कि हाँ हमने ये गलतियां की है, हमसे गलतियां हुई हैं, और उस पे आप आने वाले वक्त के लिए कितना काम करते हैं? अगर आप ये 2 चीज करने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली यहां से आप आगे ही बढ़ेंगे। ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह आप देख सकते हैं। और अगर आप फिर ये सोचेंगे नहीं हमने बहुत अच्छा खेला, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बस बहुत बेहतर है, हमें बस थोड़े और मैचेस मिलते रहे, काम चल जाएगा, जी नहीं, ये सोल्यूशन नहीं होने वाला। आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमने क्या क्या गलतियां और क्या क्या चूक की है, और जो आपने बोला कि हम इससे सीखेंगे, क्या उस पर सीखकर काम हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। फर्स्ट, सबसे पहले तो मिस्टेक को एक्सेप्ट करना, फिर उस पर काम करना, ये 2 चीजें डिसाइड करेगी कि यहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ है या फिर नहीं। याद रखिएगा, हम ये बड़े इवेंट पर टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये नहीं कि टीयू में आपने एक बार किसी टीम को हरा दी, ये टर्निंग पॉइंट होना हुआ, ये तो आप कब से ही कर रहे हैं। बड़े इवेंट्स पर नेपाल अच्छा परफॉर्मेंस करने लगेगा, क्या यहाँ से टर्निंग पॉइंट की शुरुआत होगी? ये तभी होगा जब आप गलती को एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें। उसके बाद फिनोमिनल मंजीर, एंड यहाँ पर इन्होंने कहा है कि क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में ऐसा ना हो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो टॉप 2 टीम है वो डायरेक्ट ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाए, ऐसा अगर आईसीसी रूल कर दे? देखिए, रूल तो बहुत अच्छा है, कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये और अच्छी चीजें होंगी, बेनिफिट होगा एसोसिएट के लिए। लेकिन ओडीआई सुपर लीग जो थी एसोसिएट के लिए, उसे ही तो स्क्रैप कर दिया सर। अब उसे ही स्क्रैप करके रख दिया, तो आप कहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि 2 टीमों को और बढ़ा दे और अच्छा कर दे, ये कर दे। अच्छा करेंगे इसकी उम्मीद बहुत रेयर चांस है, लेकिन और बुरा कर देंगे इसकी बहुत ज़्यादा चांस है। पर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, ये इसमें कोई दोहराए नहीं है। पर होना क्या हो जाएगा, नहीं, इसकी उम्मीद बहुत कम, बिल्कुल उम्मीद भी नहीं है। खैर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसको मृणाल 281, इनका क्वेश्चन था, इस T20 वर्ल्ड कप में ओवरऑल 2022 या उसके पहले वर्ल्ड कप से बेटर या डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है टीम्स का? डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग रहा है, और इसमें एक पूरी डिटेल वीडियो है, हमने बनाई हुई है रिसेंटली। T20 वर्ल्ड कप प्लेलिस्ट में अगर हमारे आप जरूर चेक करिए 2024 के, जहां पर सारे ग्रुप स्टेज के मैच एशिया के खत्म होने के बाद हमने एक वीडियो बनाया था कि क्या ये वर्ल्ड कप सक्सेसफुल गया एशिया के लिए या फिर नहीं। उसमें हमने डिटेल में बात की है, आप प्लीज उस वीडियो जाकर जरूर सुनिए। तो इससे ज्यादा बेहतर तरीके से हमने वहां पर आंसर दिया है कि क्या क्या चीजें अच्छी रही है, क्या क्या चीजें बुरी रही है, डिटेल में बात की। इस वीडियो में जाकर एक बार जरूर सुनिए। चलिए, एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया जाए तो वो यहाँ पर किनका आएगा? उसके बाद अगर हम देखें, जी हाँ, एक यहाँ पर यूजर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि मेरा नाम ना लेने के लिए उस वीडियो में। चलिए, नाम उनका नहीं लेते हैं। खैर, बाकी वो समझ ही गए होंगे हम किनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। उनका काफी लंबा सा क्वेश्चन था कि अगर हम देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी को कराने का जो तुक है वो समझ में नहीं आता है, क्यों कराते हैं। फुल मेंबर्स के लिए ऑलरेडी बहुत सारा कुछ है पूरे क्रिकेट में, लेकिन एसोसिएट भी बहुत लिमिटेड है, चाहे वो एशिया कप स्पॉट को लेकर हो, बाकी सारी चीजें हो, और आईसीसी को एसोसिएट्स को लेकर, जो चीजें पूरी कंप्लीट, मतलब कि आईसीसी फुल मेंबर्स के लिए ज्यादा इवेंट्स वगैरह कराता है, लेकिन एसोसिएट के लिए वो चीजें कराता है नहीं। देखिए, वो सब चीजें 10 की 10 है। ये बात करने के लिए ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, क्योंकि वही सब चीजें हो जाती है, क्योंकि डोमिनेट जो करते हैं वो वही लोग करते हैं कि फुल मेंबर्स क्या चाह रही है क्या नहीं चाहते, कि फुल मेंबर्स भी नहीं,
सिर्फ 2-3 बॉडी हैं जो अपने इर्द गिर्द घुमाते हुए रहते हैं, उसमें भी एक जो है वो तो सबको सलगना ही है, आपको ही पता है कि हम किसकी और बात कर रहे हैं। फिर इन सर ने ये भी कहा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तरह क्यों नहीं कराया, इसका जवाब हमने अभी आपको दिया। बिल्कुल, क्यों क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि सर ने कि काफी जो फुल मेंबर्स है उनकी हालत भी काफी खस्ता चल रही है, तो क्यों ना वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सबको टीमों को डाला जाए फुटबॉल की तरह, क्रिकेट में भी, तो क्या होगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, जो मुमकिन नहीं है उस पर बात करना ये भी एकदम बेवजह और बेफिजूल की बातें हैं। जो नहीं हो सकता वो कभी नहीं हो पाएगा आईसीसी में, फीफा की बात अलग। सीधी सी बात है, देखिए जहां जहां पर आपने इस पूरे क्वेश्चन में आईसीसी लिखा हुआ है, वहां वहां पर आपको बीसीसीआई, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड लिखना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल सर। क्या ये तीनों ये करा देंगे? क्या वो तीनों ये करा देंगे? अभी भी लोग गलतफहमी में है कि आईसीसी ये सब डिसाइड करता है कि किसका कौन सा मैच कटेगा, कौन कहाँ जाएगा। बिल्कुल। इससे आप निकल जाइए तो और आप तो बहुत समझदार हैं, सब समझते हैं आईसीसी का कुछ नहीं है। ये सिर्फ पेपर लेकर आके सामने परोस देते हैं, मीडिया में 2-4 लाइनें मार देते हैं, कुछ एक आध प्लेइंग कंडीशंस बता देते हैं, ये बारिश होने में ये होगा। बताइए किसी एक के कहने पे वो एक सेमीफाइनल का रिजल्ट हटा देगा। आप सोचिए, बैठे बिठाए बीच वर्ल्ड कप में सुपर 8 के ग्रुप्स बदल जाते हैं अचानक से, जहां आना था वेस्ट इंडीज को वहां जाती है अफगानिस्तान। आप सोच कर देखिए, 20 टूर्नामेंट में बदल दिया जाता है। अफ्रीका जो गेम्स हुए, अफ्रीकन गेम्स जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, पहले T20 आई था, जैसे हारने लगे बीच में T20 आई फॉर्मेट उड़ा साउथ अफ्रीका कॉल चला गया, साउथ अफ्रीका अब यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो थोड़ा समझिए, कुछ नहीं होने वाला। वो बिग 3 डिसाइड करेंगे कि ये सब होना है कि नहीं होना। आईसीसी के हाथ में इतने बड़े बड़े फैसले तो आईसीसी के हाथ में, बिल्कुल छोटे छोटे फैसले वो कर देते हैं, बड़े फैसले बिल्कुल नहीं। उसके बाद विशो सापकोटा इन्होंने पूछा है कि क्या आईसीसी को एशिया रीजन क्वालिफायर और ईएपी क्वालिफायर को मिक्स कर देना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए, और 3 स्लॉट रखनी चाहिए कि यहाँ से 3 स्लॉट जाएंगे T20 वर्ल्ड कप, जो कि एशिया से अब 2 जाते हैं, उसके जगह 3 चले जाएंगे। नहीं ये देखिए थोड़ा मुश्किल, देखिए ये किसी काम का नहीं है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप देखेंगे, आपने जैसे कहा कि ईएपी को मिला दे एशिया में तो 3 स्पॉट हो जाएंगे, और 3 स्पॉट में कोई गारंटी ही नहीं बनती कि जापान और पीएनजी उसमें होंगे। नेपाल, यूएई और ओमान ये तीनों लेकर जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। आप सोच के देखिए, ये सब खेल रहे हैं 10 में से, आपको नहीं लगता अगले 10 एशिया रीजन क्वालिफायर में कम से कम 8 में तो यही 3 मैच जाएंगे? कैसे प्रॉफिट होगा उन ईएपी रीजन्स को? जो अभी मिल भी रहा है वो भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये भी है, और अलग से क्रिकेट कराया जा रहा है उनका, और देशों में क्रिकेट को भेजा जा रहा है, और रीजन्स को बढ़ाया जा रहा है अपने। हाँ, काम नहीं हो रहा है आईसीसी का, ये जरूर सही कि आईसीसी को वहां पर कुछ और इनिशिएटिव्स देने चाहिए, और कुछ लेने चाहिए, टूर्नामेंट देने चाहिए ईएपी वालों को। ये आईसीसी का फॉल्ट है, लेकिन क्या ये फॉल्ट है कि ईएपी को अलग कर दिया तो बहुत छोटा लगता है? ये सॉल्यूशन नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां है, अच्छा प्लान था, पर आईसीसी ने कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है, तो इसलिए हमें बेकार लगता है कि यार ईएपी तो बहुत ही छोटा है, इसको एशिया में मर्ज कर दो। नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। एशिया अपनी जगह है और ईएपी अपनी जगह। बिल्कुल, कि मर्ज से सोल्यूशन नहीं है। अभी मान के चलिए पीएनजी के पास कुछ नहीं है, वो वीडियो वर्ल्ड कप खेल ले रहे हैं, आने वाले 5 क्वालिफायर में इसकी गारंटी कौन लेगा कि पीएनजी एक भी वर्ल्ड कप खेल पाए? सोचिए, नेपाल, ओमान यही सारी जगह घेर लेंगे, उसमें हांगकांग कहीं अड़ंगा ना लगा, हांगकांग अड़ंगा लगा तो और भी खत्म। तो यानी तो भूल ही जाइए कि ये कोई आ भी पाएगा। और जापान के लिए तो अभी ऐसा लगता है कि शायद जापान 2-3 साल बाद पीएनजी को हरा कर वर्ल्ड कप खेल, इस तरह से वो कर रहा है। और अगर वो ईएपी और एशिया इंक्लूड हो गए तो जापान तो फिर अगले 15 साल तक फिर नहीं आ पाएगा। ये ऑन रियलिटी ग्राउंड्स हम कह रहे हैं। तो बाकी हो पता नहीं आईसीसी क्या करेगा। आईसीसी को वहां इनिशिएटिव देनी चाहिए ताकि वो जोन्स और स्ट्रांग हो, बजाय कि मिक्स कर देंगे। सोल्यूशन तो नहीं है। फिर तो पीएनजी, जापान, वनवाटू, इनको आप फिर सालों साल फिर वर्ल्ड कप में कभी नहीं देख पाएंगे। अभी जो पीएनजी दिख भी रही है या जापान की आप उम्मीद लगा बैठे, वो भी नहीं आने वाला। सारी जगह हांगकांग, नेपाल, यूएई और ओमान आपस में बांटते रहेंगे और अगले 10-15 वर्ल्ड कप तक यही चलता रहेगा। ये सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद बात करें खनल असीम, शुड नेपाल चेंज देयर ओपनिंग पेयर इन बोथ ओडीआई एंड T20I? ओडीआई में तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है कुशल भुरटल ने, इसमें कोई दोहराय नहीं है। बहुत उम्मीद थी कुशल और आसिफ के पेयर से, काफी वक्त भी उन्हें दिया गया, लेकिन दोनों ने डिसअपॉइंट जरूर किया है। आसिफ ने अपनी जगह कहीं ना कहीं बरकरार जरूर रखी है, लेकिन ओडीआई में कुशल भुरटल ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट यहाँ पर किया है। T20 की मतलब बात नहीं करना चाहूंगा, उस पर अभी और देखना है, लेकिन ओडीआई में डेफिनेटली एक बहुत सॉलिड डेंट जरूर लगा है कि इस पेयर ने जो परफॉर्मेंस देनी थी, ऑन एवरेज ये पेयर 40 रन भी नहीं कर रहा है मिनिमम ऑन एवरेज पर मैच। ये अपने आप में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो नो डाउट ओपनिंग पेयर में कुछ यहाँ पर काम करने की जरूरत होगी। अब इन लड़कों पे काम करना है या चेंज करना है, तो कोच और कैप्टन को देखना पड़ेगा। तो उसके बाद अगले सवाल की बात करें, विप्लव डॉन, इनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि
ये एक नेपाली फैंस के उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मैच हारने के बाद जब जो है जो बहुत देर तक वही हमारे जहन में रहता है जब टीम हार जाती है तो उससे मूव ऑन किस तरह से कर सकते हैं और क्या इस तरह की चीज़ों को मूव ऑन करने के सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या हमको ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी टीमों से या फिर हमें क्या करना चाहिए। देखिए वो फैन ही क्या जो टीम से एक्सपेक्ट करना बस सबसे बड़ी बात है। कुछ कहना चाहिए? मैंने बिल्कुल सही कहा है आपने। अगर आप देश के फैन हैं या किसी क्लब के फैन हैं, किसी के भी फैन हैं, किसी स्टार के फैन हैं या किसी रेसर के फैन, रेसलर के फैन हैं, किसी के भी हैं, वो फैन ही किस काम का जो एक्सपेक्ट करना बंद कर दे, प्यार करना बंद कर दे अपने एक चाहने अपने हीरो से या किसी से भी, एक फुटबॉलर से, क्रिकेटर से, किसी से भी। तो सबसे पहले तो आप फैन है कि ये तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता कि हम नेपाल क्रिकेट से प्यार करना बंद कर दे या हम इंडियन क्रिकेट टीम से प्यार करना बंद कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अंधे बने रहना ये बहुत खतरनाक है। और यही लीड करता है जो आपने कहा कि मूव ऑन में बहुत दिक्कत होती है। बस जो लगता है क्या हम ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर ले, वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन पता है वो क्या है, वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो अंधापन हो जाता है। बिल्कुल। अब देखिए आपको मूव ऑन जो है जब मैच टीम हारती है तो उसमें बैलेंस रहना वो किस तरह से हो सकता है, इसके हम थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मानकर चलिए नेपाल ने होम ग्राउंड में जबरदस्त परफॉर्मेंस थी लेकिन वो टीम अवे में अच्छा नहीं कर रही है तो आपको ये सोचना होगा नेपाल ने 10 के 10 मैच होम में जीते, अब वो टूर्नामेंट खेलने अवे जा रही है। नहीं, नेपाल जबरदस्त फॉर्म में है, नेपाल के सारे प्लेयर्स बहुत रन कर रहे हैं, इनका इतना का स्ट्राइक रेट है, इन्होंने लास्ट में ये रिकॉर्ड बनाया। ये सब अगर आप माइंड में सोच कर उस अवे वाली टूर्नामेंट के लिए को देखने के लिए तैयार बैठे तो ये आपकी गलती है। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि ये टीम अवे में अच्छा नहीं करती है, प्लेयर्स जो है अंडर प्रेशर फील करते हैं, फिर भी आप होम परफॉर्मेंस को लेकर उनसे एक्सपेक्टेशन बाहर जाकर रख रहे हैं। तो ये हो जाती है ओवर एक्सपेक्टेशंस और ओवर हाइप चीजें करना। और इस सिचुएशन पे जब टीम अचानक से बहुत खराब करती है तो ऐसा लगता है कि यार हमने कोई ज्यादा हाइप तो नहीं कर दिया। बिल्कुल आपने किया था, क्योंकि आपने उस जगह पर आप अंधे होगा जहां पर आपको ट्रांसपेरेंट रखना था कि होम में परफॉर्मेंस कैसा है लोगों का, अवे में कैसा है। कुशल मल्ला टफ करने जब पार्टनरशिप बिल्डअप वाली सिचुएशन में कैसा करते हैं, दीपेंद्र सिंह यारी कैसा करते हैं, कुशल गुर्तेल के रन्स कैसे निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, बॉलर्स क्या रोल अपना निभा रहे हैं, ये सब चीजें होम अवे कौन सी टीम के खिलाफ हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सब चीजें गौर अगर आप करेंगे, माइंड में रखेंगे और रियलिटी अकाउंट्स पे रहेंगे तो आपको ज्यादा धक्का नहीं लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी एक्सपेक्टेशन भी नॉर्मल रहेंगी और उसके साथ आप समझ पाएंगे कि नहीं ये तो होना ही था, क्योंकि ये पहले से ही टीम इस तरह का परफॉर्मेंस दे रही थी। ये थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें तो लास्ट क्वेश्चन है एवरीथिंग हेयर। जी हाँ, एवरीथिंग हेयर ई एंड 4EB इनका हैंडल है। जिनका क्वेश्चन हो जाता है कि बेस्ट क्वेश्चन है ये इस पूरे वीडियो का, इसमें कोई दरार नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज एवरीवन वांट टू प्ले विद बिगर नेशंस, व्हाई डज नॉट एसोसिएट नेशन हेल्प ईच अदर प्ले ईच अदर। फॉर एग्जांपल नेपाल नाउ हैव ए साइड, व्हाई दे आर नॉट प्लेइंग एनी मैच, it's about exposure, so why not playing Bhutan, Jersey, Kenya in their soil? Players will have a proper exposure not only to Nepal but why not others team also. They are ready to play with the local third class level team of full member nation but not with the national side of associates, or I am missing something. बिल्कुल, पहले तो मैं ताली बजाना चाहूंगा इस बहुत ही बेहतरीन सोच है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप बहुत हटकर सोचते हैं और आपने ये जो सवाल सोचा है बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये वाकई में ये आपने बहुत अच्छा जोड़ा है कि फुल मेंबर्स की एक बहुत ही लोअर साइड्स के खिलाफ हमें देखने को मिलता है कि जा रही है नेपाल, कोई भी टीम हो, नेशनल साइड टीमें हो, खासकर आप नेपाल की बात कर रहे हैं तो नेपाल ने जिस तरीके से अभी रखा था SMS फ्रेंडशिप कप हो, विंडवार्ड वॉल्केनोस के खिलाफ वहां गए तो वहां जाकर वो जो खेला है इतना लोअर उस साइड के खिलाफ जिनका कोई डोमेस्टिक का कोई लेना देना है नहीं। लेकिन वहीं पर ये जो आपने कहा कि क्या ए साइड अगर भूटान जाए, केन्या जाए, जर्सी जाए तो सोचिए क्या एक्सपीरियंस होगा इन प्लेयर्स का जो यंग है, नेपाल ए साइड में है। वाकई में बहुत अच्छा एक्सपोजर के लिए बेहतर है, बहुत अच्छा होगा। आप अलग कंडीशनों में जा रहे हैं, आप नेशनल टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं, ये जहन में रखने वाली बात होती है। आप देखिए जर्सी अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने वाला है अभी अगस्त, जर्सी ने क्यों नहीं कहा कि हम जिम्बाब्वे की कोई भी डोमेस्टिक टीम के खिलाफ अपने यहाँ खेल लेंगे? नहीं, उन्होंने जिम्बाब्वे ए को बुलाया। टफनेस भी होनी चाहिए और एक क्वालिटी होनी चाहिए गेम्स की। जब क्वालिटी रहेगी, और सबसे बड़ी बात है डिफरेंट कंडीशंस में जाकर लड़कों के पास एक्सपोजर होगा, एक्सपीरियंस होगा, जो नेपाल के प्लेयर्स के पास है नहीं जब वो बाहर जाते हैं।
एशिया छोड़ ए साइड बनाई है तो उसका यूटिलाइज करना जरूर होना चाहिए, ताकि ए साइड में जो प्लेयर रहे, मालूम है नेशनल टीम को वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 खेलना पड़ता है, जाना पड़ता है, तभी तो ए साइड की बात की गई। लेकिन ए साइड में आप उन प्लेयरों को जो आपके पास हैं, जो अभी हैं टीम में, वो जो अलग अलग जगह जाकर खेलेंगे, तब अगर उनका सिलेक्शन होता है आपकी मेन नेशनल साइड में, तो कम से कम वो बता पाएंगे और एक्सपीरियंस होगा उनका उस जगह के बारे में जहां पर आप ट्रैवल कर रहे हैं। इससे एक्सपीरियंस बहुत पड़ता है, लेकिन बोर्ड जो है वो ऐसा करते नहीं है, बहुत कम करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, छोटे छोटे टीमों के खिलाफ मैचेस करा दिए और उसी के साथ कंप्लीट कर दिया, उसको उनको अगर हरा दिया तो लगता है कि वाह क्या बेहतरीन। ट्रैवल करने की आदत नहीं चाहिए। नहीं तो हम दिल के जाने कब से कह रहा है कि टीम को ट्रैवल कराने का आदी रखिए, अवे में मैचेस कराइए, अवे में भेजिए, और जो सीनियर टीम जब बिजी रहती है तो ए साइड जो है आपकी, ए साइड का काम ये नहीं कि सिर्फ घर में बैठकर 2 सीरीज खेल देना और हो गया, आपको अवे में भेजना पड़ेगा उनको अलग अलग कंडीशंस में। जैसे कि मुझे लगता है एंड सबसे ज्यादा अगर जिन 2 जगहों को टारगेट करना चाहिए रीजंस में, वो होना चाहिए अफ्रीका और यूरोप। बिल्कुल, नेपाल टीम को, नेपाल मैनेजमेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो अफ्रीका और यूरोप रीजन को सबसे ज्यादा टारगेट करें जब भी वो अपनी ए साइड को भेजें कहीं पर टूर को लेकर, साल में 3 बार या 4 बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फुल नंबर्स के खिलाफ हम किसी भी रद्दी टीम से खेल लेंगे, लेकिन हम नेशनल साइड की टीम से क्या कर नहीं खेलेंगे, अरे ये तो बहुत छोटी टीम है, उस दफा इंसल्ट हो जाएगी, लेकिन आप उससे एक्सपोजर मिलेगा, जो कंडीशंस चेंज होंगी इसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, लेकिन ये चीजें सोचेगा कौन, ये सोचने वाली बात हो जाएगी मैनेजमेंट पे। देखेंगे कि इसके बाद क्या इसमें कुछ चेंजेस आते हैं या फिर नहीं। बेहतरीन क्वेश्चन था और उसका यही जवाब कहीं ना कहीं हमें निकल कर आता है कि बहुत अच्छा रहेगा और इस तरह की चीजें हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 में ये सारे क्वेश्चन थे, हमने आपके आंसर्स दिए हैं। पार्ट 3 लेकर आएंगे, उसमें और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स भी डिटेल में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आपके आंसर अगर इसमें इस वीडियो में नहीं आए हैं तो शायद पार्ट 1 में आ गए हो, उस जगह एक बार जरूर चेक करिए, और अगर इन दोनों में नहीं आए तो डेफिनेटली पार्ट 3 में आने ही वाला होगा, बस कुछ आप वेट जरूर करिए। डिटेल में बात करते हैं, हम बारीकी से समझाते हैं, इसमें वीडियो थोड़ी बड़ी रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बारीकी से बात करना और समझना कि आज रिलेटेड बार बार होता नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लेकर समझाएं। फिलहाल इस वीडियो में